हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब? होप सब अच्छे होंगे। तो देखिए, करते हैं क्वेश्चन अपना लीनियर अलजेब्रा से। लेट एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ वाई फॉर ऑल एक्स वाई जो रियल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं, एंड एफ ऑफ वन इक्वल टू के दे रखा है। ठीक है, हमें ये देख रहे हैं, तो हम इसको सबसे जो आसान तरीका है वो हम ऑप्शन से देखते हैं। जैसे मान लिया मैंने फर्स्ट ऑप्शन ले लिया, कि मान लिया मैंने ऐसे कर लिया कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू के एक्स, एन की जगह पे मैंने जस्ट ऐसे मानना है। तो अब क्या है कि अब मेरे को ये पता है कि इन्होंने क्या दे रखा है कि एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई। इस कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, तो अप्लाई करके देख लेते हैं कि एक्स की जगह पे मैं एफ ऑफ एक्स वाई कर दूं तो क्या हो जाएगा मेरा। तो जो यहाँ अंदर है उसका के टाइम, ठीक है, एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, के एक्स प्लस के वाई। ठीक है, तो अब ये हो गया, एक तो ये हो गई इक्वेशन। अब ये देखिए एफ ऑफ एक्स का तो क्या है, के ऑफ एक्स है, और अगर मैं एफ ऑफ वाई लूँ तो क्या हो जाएगा, के ऑफ वाई, और दोनों को ऐड करूँ तो फिर क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई इक्वल टू के एक्स प्लस के वाई। तो इक्वेशन 1 और 2 दोनों बराबर हो गए। और दूसरी बात एक और क्या है कि जब मैं इसमें एफ ऑफ 1 पुट करूंगी तो फिर क्या आ जाएगा, के आ जाएगा। तो ये कंडीशन भी मेरी होल्ड हो रही है। तो बस गाइस, इसमें कंफ्यूजन होने वाला बात नहीं है कि मैंने जस्ट अपने इस तरीके से इस चीज़ को सेटिस्फाई करने के लिए मैंने क्या है कि एन की जगह पे मैंने खुद के लिया है, ठीक, सॉरी एक्स लिया है, ठीक है, और कोई दिक्कत नहीं है। तो अब देखिए, तो मेरा क्या हो जाएगा यहाँ पे, जो अगर मैं फंक्शन की बात करूँ तो एफ ऑफ एन इक्वल टू, मतलब ये चीज ध्यान रखनी, जो अंदर फंक्शन है ना उसका के टाइम हो जाएगा ये फंक्शन। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है इस कंडीशन को। अगर और भी अगर डाउट है फिर भी, अगर मैं बी पार्ट की बात करूं तो बी पार्ट में मेरे को ये पता है कि अगर मैंने एफ ऑफ एक्स प्लस वाई लिया तो के की पावर में आ जाएगा। अब मेरे को पता है कि ये तो किस तरीके से होगा, के ऑफ एक्स इंटू के ऑफ वाई, एडिशन तो नहीं हुआ ना, तो कैंसिल आउट हो जाएगा। और जो थर्ड और जो फोर्थ है वो क्या है, वो क्या है कि नहीं, एफ ऑफ 1 इक्वल टू के वाली कंडीशन को होल्ड नहीं करते, क्योंकि जब मैं क्या करूंगी कि मान लिया मैंने एफ ऑफ 1 पुट किया तो 2 के की पावर 1 नॉट इक्वल टू के, तो इसलिए कैंसिल होगा। और ये डी में क्या है, के स्केयर आ जाएगा, तो वो भी होल्ड नहीं करेगा। ठीक है गाइस, तो इसलिए ऑप्शन कौन सा आ गया, फर्स्ट आ गया। सिंपली आपको जो जो दे रखा उनको ही होल्ड करो। और मैंने क्या किया, एफ एक्स इक्वल टू के एक्स मैंने लिया है, जैसे मैंने ये फॉर्मेट लिया है। आप यहाँ पे एफ एन इक्वल टू के एन भी ले सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि जो यहाँ पे वेरिएबल दे रखा है उसका के टाइम हो जाए, और के अपना रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इन्होंने क्या दिया है, इन्होंने दिया है कि लेट एफ एक्स से वाई मैप है। ठीक है, एक तो एफ एक्स से वाई मैप दे रखी है। इफ देर एग्जिस्ट ए मैप जी वाई टू एक्स, एक जी वाई टू एक्स जी मैप दे रखी है, देन जी ऑफ एफ इक्वल टू आई एक्स और एफ ऑफ जी इंटू आई एक्स। तो इसका कहने का मतलब ये है कि इसने क्या क्या दे दिया, इसने हमें दिया है कि जी ऑफ एफ एक्स, ठीक है, जी ऑफ एफ एक्स इक्वल टू एक्स दे रखा है, और दूसरा क्या दे रखा है, सॉरी गाइस, एफ ऑफ जी एक्स। ठीक है, कि एफ ऑफ जी एक्स इन्होंने क्या दे रखा है, आई वाई। तो एक तरीके से ऐसा नहीं हो रहा है कि जैसे इसने जी जो फंक्शन लिया है, अगर ये दोनों इनमें जो ये कंपोजिशन होने के बाद आइडेंटिटी आ रही है, ऐसे इसमें कंपोजिशन होने के बाद आइडेंटिटी आ रही है, तो इससे ये नहीं हो रहा कि एफ इज इन्वर्टिबल फंक्शन, एफ इज इन्वर्टिबल फंक्शन। क्योंकि देखिए गाइस, इसमें अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे अपना लेफ्ट इनवर्स और राइट इनवर्स हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे राइट इनवर्स और लेफ्ट जो भी है, लेफ्ट इनवर्स और राइट इनवर्स आ रहा है एफ का, क्योंकि जी को अगर मैं मान लूँ तो जी तो क्या इसका उल्टा है ना, जो एफ दे रखा है तो एक मैप ऐसी एग्जिस्ट करेगी, अगर मैं इसको अप्लाई करूँ तो आइडेंटिटी आ जाए। तो आइडेंटिटी कब आता है, दो फंक्शन और उसका इनवर्स दोनों का कॉम्बिनेशन, दोनों का कॉम्बिनेशन ही तो आइडेंटिटी आता है ना। तो फिर ये क्या है, इसका मतलब क्या है कि अगर आइडेंटिटी आ रहा है, इसका मतलब इनवर्स आ रहा है, तो इसका क्या मतलब हो गया, इन्वर्टिबल हो गया। इन्वर्टिबल हो गया तो एफ अपने क्या हो जाएगा, विच इम्प्लाइज एफ इज इन्वर्टिबल। अपना फंक्शन तभी होता है इफ एफ इज, सॉरी गाइज, एफ इज 1 1 ऑन 2। ठीक है, एफ इज 1 1 एंड ऑन 2। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इस, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। कैसे किया हमने, हमने यही किया, कुछ नहीं देखना आपको, इन्होंने ये दे रखा है कि जी ऑफ एफ एक्स आइडेंटिटी आ रहा है कि दो फंक्शन की मल्टीप्लाई आइडेंटिटी आ रही,
ऐसे दे रखा है। और एक तरीके से साथ में ये भी दे रखा कि ऐसे दे रखा कि जो एफ एक्स से वाई पे मैप है, तो जी किससे वाई से एक्स पे है, दोनों इनवर्स हो गए कि एफ एक्स का इनवर्स जी एक्स ले लिया मैंने। तो इन दोनों की जो कंपोजिशन होगी, अगर आइडेंटिटी आ रही है, ऐसे ही मेरी ये एफ ऑफ जी एक्स की बात करूँ तो ये आइडेंटिटी आ रही, तो इसका मतलब ये है कि मेरा इनवर्स फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है एफ एक्स का। अगर इनवर्स फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है एफ एक्स का, तो वो क्या होगा फिर अपना इन्वर्टिबल होगा। इन्वर्टिबल हो गया तो हमें पता है कि वो 1 1 हो जाएगा। ठीक है गाइस, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट करते हैं गाइस। नेक्स्ट उन्होंने क्या क्वेश्चन दे रखा है। नेक्स्ट उन्होंने क्वेश्चन दिया है कि इफ सेट x इक्वल टू 1 2 3 देन रिलेशन आर 1 1 1 2 2 3 3 1 2 2 1 ऑन सेट x। तो ये पूछ रहा है कि क्या ओनली रिफ्लेक्सिव होगा, ओनली सिमेट्रिक होगा, ओनली इक्विवेलेंस रिलेशन होगा, ट्रांजिटिव होगा, क्या होगा। तो गाइस देखिए हमारे पास क्या दे रखा है। सबसे पहले हम r ले लेते हैं। क्या 1 1 2 2 3 3 और 1 2 2 1। ठीक है, इन्होंने ये दे रखा है। तो अब गाइस देखिए, और जो x में दे रखे x में अपने कौन कौन से एलिमेंट है 1 2 3। तो अब मेरे को ये पता है कि जब रिफ्लेक्सिव होगा, रिफ्लेक्सिव तो ये है कि a का a से रिलेशन। ठीक है, तो फिर ठीक है, तो फिर जो रिफ्लेक्सिव रिलेशन तो क्या होगा जिसमें ये हो 1 1 2 2 और 3 3, ये तीनों हो, तो रिफ्लेक्सिव तो हो गया अपना। अब ये कि दूसरा ये होता है कि ए आर बी सिमेट्रिक की बात करूँ तो ए आर, अगर मेरा ए आर बी बिलोंग कर रहा है तो बी आर ए भी बिलोंग करना चाहिए। ए आर बी इन द सेंस कि इसमें देख लूँ मैं रिलेशन में, अगर मेरा 1 2 बिलोंग कर रहा है, अगर मेरा 1 2 आर से बिलोंग कर रहा है तो 2 1 भी बिलोंग करना चाहिए। तो होल्ड हो रही है मेरी कंडीशन भी। तो रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक दो हो गए। तो अब ओनली रिफ्लेक्सिव और ओनली सिमेट्रिक के तो ऑप्शन कैंसिल हो गए। अब थर्ड और चेक कर लेते हैं ट्रांजिटिव का। ट्रांजिटिव का क्या होता है गाइज, अगर मान लिया मैंने कि जैसे इसी में से उठा रहा हूँ, जैसे 1 2 बिलोंग कर रहा है आर से, 2 1 बिलोंग कर रहा है आर से। ठीक है, रिलेशन से मतलब एक्स से लगा लो या इससे। ठीक है, तो फिर क्या है, ये कह रहा है कि इफ ए बी बिलोंग टू इफ ए बी बिलोंग टू आर एंड बी सी बिलोंग, ए बी और बी सी ले लिया मैंने, तो फिर अगर ये बिलोंग कर रहे हैं तो फिर मेरा क्या हो जाएगा, तो ए सी भी बिलोंग करनी चाहिए ना, अपने आर से 1 1 भी बिलोंग कर रहा है और इवन क्या है कि 2 2 भी बिलोंग कर रहा है। ठीक है, तो अपना क्या हो जाएगा, यहाँ से ट्रांजिटिव भी होल्ड हो जाएगा। तो इससे मेरा क्या प्रूव हो रहा है कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा। ठीक है गाइस, तो हमें यही देखना है कि अपना सिंपली जो दे रखा क्वेश्चन में उसको अप्लाई करो और डायरेक्ट आप उठाओ उन चीजों को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए गाइस क्या दे रखा है इन्होंने। क्वेश्चन 4, स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट दे रखी, टी आर क्यूब से आर स्क्वायर। ठीक है, एक ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइन करके आर क्यूब से आर स्क्वायर डिफाइन बाय ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ए बी सी इक्वल टू किसके है, ए का मोड 0 लीनियर। दूसरा स्टेटमेंट क्या दे रखा है बी, ट्रांसफॉर्मेशन टी आर क्यूब से आर क्यूब डिफाइंड बाय टी ऑफ ए बी सी इक्वल टू ए प्लस 1 बी प्लस सी 0। ठीक है, तो हमें ये देखना है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। ये कह रहा है ए ट्रू है बी फॉल्स है, दूसरा कह रहा है बी ट्रू है ए फॉल्स है, ए एंड बी बोथ आर ट्रू है, और आगे ये बोल रहा है। ठीक है, तो देखिए इसको गाइस, इसको कैसे करते हैं। तो देखिए गाइज, इसमें हम क्या करेंगे कि हमें ये प्रूव देखना है कि ये लीनियर होगा नहीं होगा। तो गाइज हमें पता है कि मैं यहाँ पे ऐसे प्रूव करती हूँ, तो माइंड में क्लियर होना चाहिए कि लीनियर का अब ट्रांसफॉर्मेशन टी से डिफाइन कर सकता है, तो ट्रांसफॉर्मेशन की तो बात हो ही रही है। तो अब ये कह रहे हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन लीनियर है या नहीं है। तो अगर मान लिया मैं ये ले लूँ, सबसे छोटा ये उठा रही हूँ मैं, अगर मैं ये ले लूँ कि ये तो क्या है कि वेरिएबल अपना और ये वेक्टर है। ठीक है, तो अगर मेरा ये आ जाता है, अपने जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन प्रूव करते हैं तब होता है अपना, अगर ये मेरा ये होल्ड हो जाता है ना, तो मैं बोल दूंगी लीनियर है। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, कोई मैं वेक्टर मान लेती हूँ कि 1 2 और 3 मैंने अपनी मर्जी से ले लिया और k की वैल्यू ले ली मैंने -3। ठीक है, तो मैं कितना भी ले सकती हूँ, ये तो आर्बिट्रेरी होते हैं। तो अब सबसे पहले तो मुझे ये देखना है कि मैं k भी देख लेती हूँ। k v की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -3 -6 और 9। ठीक है, अब ट्रांसफॉर्मेशन लगानी है मेरे को। ट्रांसफॉर्मेशन जब मैं लगाऊंगी तो ट्रांसफॉर्मेशन में तो क्या है, सिंपली बस मुझे वैल्यू पुट करनी है। ट्रांसफॉर्मेशन में तो गाइज क्या यहाँ पे अपना क्या हो जाएगा, टी ऑफ के वी, तो मतलब यही है ना, एफ ऑफ -3 -6 और यहाँ पे -9 -9।
तो ये किसके बराबर हो जाएगा गाइज, मोड ऑफ -3, 0 के। यही तो है ना कि देखिए गाइज जिसमें हमें क्या दे रखा है, इन्होंने स्टेटमेंट में दे रखा टी ऑफ ए बी सी, दूसरे दो का कोई नाम नहीं है और पहले वाले का मोड हो जाएगा और दूसरा एलिमेंट क्या होगा इसका 0। तो ऐसे ही लेना, तो क्या हो जाएगा मेरा 3, 0, ऐसे ही तो लेना मेरे को। तो अब मेरे को देखना, क्या देखना मेरे को, के ऑफ टीवी। अब मैं सबसे पहले क्या है कि मैं टीवी लेती हूँ। तो अब मेरे को पता है वी वी क्या है, 1, 2, 3 है। तो फिर यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे बात करूँगी टी ऑफ 1, 2, 3, ऐसे और भी ज्यादा क्लियर समझ में आएगा। तो ऐसे ही होता है कि फर्स्ट एलिमेंट का तो मोड हो जाएगा और बाकी 0 रहेगा दूसरा। एक तो ये है, ठीक है, टी ऑफ वी। अब मेरे को के से मल्टीप्लाई भी तो करना है अभी इसको। जब मैं इसको के से मल्टीप्लाई करूंगी, के ऑफ टीवी, तो क्या हो जाएगा, -3 से करूंगी इस पेयर को तो -3 और 0 हो जाएगा। तो अब मैंने देखा यहाँ से जब के वी की ट्रांसफॉर्मेशन तो ये आई और के ऑफ टीवी की ट्रांसफॉर्मेशन ये आई, तो दोनों क्या हो गई, इक्वल नहीं हुई। तो इक्वल नहीं हुई तो पहला तो मेरा ट्रू नहीं होगा, जो फर्स्ट तो मेरा ट्रू नहीं होगा। अब ये बोल रहा है कि ए इज ट्रू बी इज फॉल्स, ये तो गलत हो ही गया, ठीक है। अब मुझे बी और चेक करना है कि बी में क्या बात आ रही है। तो बी में भी मैं क्या करूंगी, सेम एग्जाम्पल उठा लेते हैं। कैसे उठाया मैंने उठाया कि यही, अब मेरे को यही करना है, के वी इक्वल टू के टाइम ऑफ वी कोई वेक्टर और के अपना आर्बिट्रेरी एलिमेंट है। तो फिर अब मैं जब इसमें करूंगी, वी वही है 1, 2, 3 लिया मैंने और के की वैल्यू मैंने -3 ले ली, ठीक है। तो फिर अब मैं क्या करूँ इसको, यहाँ पे जब मैं इसको करूंगी तो करके देख लेते हैं सबसे पहले। अब मैंने इसमें किया, मेरे को सबसे पहले मैं के वी लेती हूँ। तो के वी जब मैंने लिया तो क्या आ गई वैल्यू, -3, -6 और -9। अब मुझे इसके ऊपर ट्रांसफॉर्मेशन लगानी है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ के वी या ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ -3, -6 और -9, मुझे इसकी ट्रांसफॉर्मेशन लेनी है। तो क्या आ जाएगा मेरा, क्या आ जाएगा मेरा यहाँ से, ये कह रहा है कि पहले एलिमेंट में तो एक ऐड हो जाएगा, दूसरा दूसरा जो टपल होगा उसमें दूसरा और तीसरा ऐड हो जाएंगे और थर्ड क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब यही था कि पहले एलिमेंट में तो एक ऐड हो जाएगा और दूसरा और तीसरा ऐड हो जाएंगे, -6 और -9, और थर्ड टपल 0 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, -2, -15, 0। तो एक तो ये आया मेरा। अब मेरे को निकालना है टी ऑफ वी, निकाल लो मैं, टी ऑफ वी मतलब 1, 2, 3। तो अब यही तो था, मुझे बस ये देखना है कि ऑपरेशन कौन से अप्लाई करके। तो अब मेरे को पता है कि पहले में तो एक ऐड करना है, दूसरा और तीसरे को ऐड करना दूसरे टपल के लिए, तीसरा 0 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 2, 3 और 2 5, 0, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, 3 टाइम ऑफ टीवी, सॉरी -3 टाइम ऑफ, क्योंकि ऐसे ही तो था ना के टीवी। तो अब क्या हो जाएगा, -3 टाइम ऑफ -6, -15, 0। तो फिर यहाँ से अपना क्या आ जाएगा, के ऑफ टीवी नॉट इक्वल टू टी ऑफ वी के, ठीक है, विच इम्प्लाइज नॉट लीनियर। यही तो है ना लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो मैंने ये कि फिर क्या हो गया मेरा, ये भी लीनियर नहीं हुई। तो फिर दोनों स्टेटमेंट क्या हो गए अपनी फॉल्स हो गए। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा, डी करेक्ट आ जाएगा। तो यही है गाइस, आप लोगों को जो दे रखा है, सिंपली हमें ये पूछा है कि ये लीनियर है या नहीं है। अब टी इसने नोटेशन ट्रांसफॉर्मेशन का ये तो है कि ट्रांसफॉर्मेशन लीनियर है नहीं है। तो सिंपली हम क्या करेंगे, एक प्रॉपर्टी अपनी होती है ना ये ट्रांसफॉर्मेशन, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है या नहीं है, उसको अप्लाई करेंगे। एक एलिमेंट तो मैंने आर्बिट्रेरी एलिमेंट लिया है, दूसरा मैंने वेक्टर लिया है इसका, ठीक है। तो फिर क्या हो जाएंगे, सीधे हम इसको देख ट्राई करके देख लेंगे। एग्जाम्पल से कर लिया गाइस हमने, ठीक है। तो नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है इसमें, नेक्स्ट क्वेश्चन इसने दिया है हमें, लेट u इक्वल टू 1-2k, v इक्वल टू 3, 0, -2 एंड w इक्वल टू 2, -1, -5, देन वैल्यू ऑफ k फॉर विच वेक्टर टू बी लीनियरली डिपेंडेंट। लीनियरली डिपेंडेंट है तो दिमाग में सबसे पहले यही आना चाहिए, अगर मैं इन वेक्टर को डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिखूं तो उसका डिटर्मिनेंट क्या आएगा, 0 आएगा। उसका डिटर्मिनेंट क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक है। तो इसका डिटर्मिनेंट 0 आएगा तो बस सिंपली हम इसको सोल्व करेंगे। देखो गाइस मैंने डायरेक्ट ही लिख दिया मैंने। तो ये हो गया अपना, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से अगर मैं अप्लाई करूँ, -3k इक्वल टू 24, k इक्वल टू क्या आ जाएगा, -8। तो देख लो कौन सा ऑप्शन है, डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। बस आपको ये देखना कि एल डी देर के लीनियरली डिपेंडेंट देर के तो डिटर्मिनेंट क्या होगा, इनका 0 होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट देखिएगा जिसमें
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है इन्होंने, द कोऑर्डिनेट ऑफ वेक्टर 2 1 -6 इन आर क्यूब रिलेटिव टू बेसिस 1 1 2 3 -1 0 2 0 -1 ऑफ आर क्यूब आर गिवन बाय। यही कह रहा है कि हमें कोऑर्डिनेट ऑफ वेक्टर, इस वेक्टर के कोऑर्डिनेट निकालने हैं, ठीक है। बेसिस ये दे रखी है हमें, तो सिंपली जो इसका हमारा जो मेथड होता है, अब अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो यहाँ पे तो अगर जो बेसिस दे रखी मैं मान लेती हूँ कि अल्फा 1 इक्वल टू 1 1 2, ठीक है। अल्फा 2 इक्वल टू 3 -1 0, अल्फा 3 इक्वल टू 2 0 और -1, ठीक है। नेक्स्ट है गाइज, ये तो हो गए मेरे। अब मेरे को ये पता है कि ये कह रहा है कि कोऑर्डिनेट बताने इस बेसिस के रिलेटिव टू बेसिस, तो इनमें जो रिलेशन होगा अगर मैं 2 1 -6 के कोरस्पॉन्डिंग बात करूँ, 2 -6 के कोरस्पॉन्डिंग बात करूँ मैं, तो इसमें वेक्टर को कैसे डिफाइन करूँगी मैं, 2 1 -6। अब मेरे को निकालना है वेक्टर के कोऑर्डिनेट निकालने, तो सबसे पहले तो मुझे क्या है कि वेक्टर को एक बार डिफाइन करना पड़ेगा। कैसे लिखूंगी मैं वेक्टर को, लिखने का मेरा ये तरीका है कि ये हो गया मेरा कोऑर्डिनेट। उसके बाद क्या हो जाएगा, P अल्फा 1 Q अल्फा 2 और R अल्फा 3, ठीक है। यही है, और अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 की वैल्यू पुट कर दूंगी। तो देखिए गाइस, इन्होंने क्या बोला है कि कोऑर्डिनेट ऑफ द वेक्टर 2 1 -6 इन आर क्यूब रिलेटिव टू बेसिस, इस बेसिस के रिलेटिव हमें इसके वेक्टर के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने हैं। तो अब मेरे को पता है कि जो ये वेक्टर है अपना आया हुआ है, इसके वेक्टर के अगर मैं ये जो कोऑर्डिनेट वेक्टर है अपना, इसको मैं कैसे डिफाइन कर सकती हूँ, बेसिस और वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन में। पी क्यू आर, देखिए पी क्यू आर तो अपने क्या है, पी क्यू आर तो अपने स्केलर हैं, ठीक है। पी क्यू आर क्या है, स्केलर है, रियल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं। तो मैंने क्या किया, जो ये कोऑर्डिनेट ये वेक्टर दे रखा है मेरे को 2 1 -6, इसको जब मैं लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकती हूँ किसके में, जो ये स्टैंडर्ड बेसिस हैं, इनको अगर मैं स्केलर से मल्टीप्लाई करके लिख दूँ कॉम्बिनेशन में, तो मेरा क्या हो जाएगा, किसके बराबर हो जाएगा, 2 1 -6 के। अब सिंपली क्या है, मेरे को पुट करनी है अल्फा 1 अल्फा 2 3 की वैल्यू। तो हमें जो ये वेक्टर दे रखा हमने डिफाइन कर लिया। अब देखिए इसका नेक्स्ट क्या हो जाएगा, 2 1 -6, इसको हम क्या कर सकते हैं, कोऑर्डिनेट निकालने के लिए मेरे को पता है इस वेक्टर को मैं क्या लेती हूँ, क्योंकि रिलेटिव बेसिस रिलेशन तो इन्होंने खुद ही दे रखा स्टेटमेंट में, तो फिर इनको हम क्या कर सकते हैं, बेसिस और स्केलर की लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख दिया मैंने, p इंटू सॉरी फर्स्ट वाला लिखेंगे अल्फा 1, बाय मिस्टेक सेकंड वाला लिखेंगे, p इंटू 1 1 2 प्लस q इंटू 3 -1 0 प्लस r इंटू 2 0 -1, ठीक है। अब कुछ नहीं करना, सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ से हमारी क्या हो जाएंगी, 3 इक्वेशन बन जाएंगी। कंपैरिजन करेंगे जब हम दोनों साइड में, तो क्या बन जाएंगी इक्वेशन हमारे, वही कि p प्लस 3q प्लस 2r इक्वल टू 2, ठीक है। नेक्स्ट बन जाएगी मेरी p माइनस q प्लस 0 r इक्वल टू 1। यही है ना, एक एक टपल कंपेयर कर रही हूँ मैं। फिर 2p प्लस q इंटू 0 प्लस r इंटू -1 इक्वल टू -6। तो 3 इक्वेशन है और 3 ही वेरिएबल, हम डायरेक्टली इनको सोल्व कर सकते हैं। डायरेक्टली इनको सोल्व करेंगे तो हमारा, मैं देखिए गाइस मैं डायरेक्ट आंसर लिख दूँ। इन तीनों को सोल्व करने के बाद मेरे पास क्या आ जाएगा, p इक्वल टू -7/8, q इक्वल टू -15/8 और r इक्वल टू 17/4। तो देख लेते कौन सा आएगा आंसर इसमें। 17/4 तो सभी में ही है, -15/8 नेक्स्ट है, -7/8 -7/8 -15/8 बी आंसर, ठीक है। इसका बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। तो देखिए गाइस एक बार दोबारा बता दें, थोड़ा सा अलग है, कोऑर्डिनेट ऑफ वेक्टर, इस वेक्टर के कोऑर्डिनेट बताने हैं इन आर क्यूब रिलेटिव टू द बेसिस, रिलेटिव टू द बेसिस ऑफ आर क्यूब, ये भी तो आर क्यूब की ही बेसिस है। तो अब मेरे को पता है कि जब मेरे को ये भी वेक्टर के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, ये इसकी बेसिस दे रखी है, तो ये वेक्टर जो दे रखा है, एक जो वेक्टर बनता है, तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है कि जो उसकी बेसिस दे रखी है, बेसिस दे रखी है उसको मैं स्केलर के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख दूं, लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख दूं तो वो एक ही बात हो जाती है। फिर सीधा पुट करो आप और डायरेक्ट आप पी क्यू आर की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है गाइस। नेक्स्ट देखिए,
नेक्स्ट हमें क्या दे रखा क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन सॉरी। देखिए इसमें द मैट्रिक्स ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी ऑन आर क्यूब डिफाइंड बाय टी ऑफ एक्स बाई 2y प्लस जेड एक्स माइनस 4y 3x विद रिस्पेक्ट टू स्टैंडर्ड बेसिस ऑफ आर क्यूब। अब सबसे पहली बात तो है ना, जो स्टैंडर्ड बेसिस की बात कर रहा है तो E1 इक्वल टू 1,0,0 आर क्यूब की पूछ रहा है, E2 इक्वल टू 0,0 हमें ये पता होना चाहिए ना स्टैंडर्ड बेसिस क्या है। फिर नेक्स्ट इक्वल टू 0,0,1 ठीक है, ये दे रखी है। और ट्रांसफॉर्मेशन हमें क्या डिफाइन कर रखी है, टी ऑफ एक्स वाई जेड, तो किसके बराबर दे रखी है हमें 2y प्लस जेड एक्स माइनस 4y, नेक्स्ट क्या दे रखा है 3x, ठीक है, ये वाली चीजें दे रखी मेरे को। तो फिर मैं क्या कर लूंगी यहाँ से और मुझे निकालना क्या, देखिए अब मेरे को मैट्रिक्स बनानी है इसकी हेल्प से, ठीक है। और मेरे पास क्या दे रखी है, स्टैंडर्ड बेसिस दे रखी, देखिए कैसे करते हैं। अब देखिएगा हमें ये पता है कि अगर मेरे को मैट्रिक्स बनानी है तो स्टैंडर्ड मैट्रिक्स मेरे को दे रखी है E1 E2 E3। तो सिंपली अब मैं क्या करूँगी, यहाँ से मैंने उठाया, जो E1 उठाया मैंने 1 0 0, मतलब टी ऑफ E1 वो इसको सेटिस्फाई करेगा ना, बेसिस है वो अपनी जो ट्रांसफॉर्मेशन दे रखी है उसको तो सेटिस्फाई करेगा, और वहां से जो आएगी मेरी वही मेरा क्या बन जाएगा, अपनी मैट्रिसेस के जो एलिमेंट फॉर्म करेंगे। तो देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पे तो इसमें पुट इसमें करेंगे, x की जगह पे 1 है, y और z की जगह पे 0 0 है, तो फर्स्ट तो 0 ही हो गया, दूसरे पे 1 हो गया क्योंकि y 0 है, और तीसरे पे 3 हो गया, ठीक है। एक तो मेरे पास आ गया 0 1 3। अब टी ऑफ E2 प्रूव करूंगे तो सबसे ईजी यही होते हैं, दिखने में अजीब लगते हैं, बाकी ईजी बहुत है। तो फिर क्या होगा 0 1 है तो x की जगह पे 0 है, y की जगह पे 1 है, और z भी 0 है, तो फर्स्ट क्या हो जाएगा 2, नेक्स्ट क्या हो जाएगा अपना -4, और उससे अगला 0, 2 -4 0। नेक्स्ट क्या है टी ऑफ E3, टी ऑफ E3 क्या हो जाएगा, देखिए गाइस टी ऑफ E3 क्या हो जाएगा 0 0 1, ये पुट किया मैंने तो क्या हो जाएगा यहाँ पे मतलब z की वैल्यू 1 है, बाकी सारे 0 हैं, 0 0। तो अब मेरे पास क्या हो जाएंगे 3 क्रॉस 3 के मेरे पास 3 वेक्टर आ गए ना। तो फिर कौन सा हो गया देख लेते हैं, मैट्रिक्स क्या बनेगी अपनी इससे, हमारी जो मैट्रिक्स बनेगी वो बन जाएगी 0 1 3 2 -4 0 1 0 0। देखिए गाइस जैसे कौन सी मैट्रिक्स है, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। तो इसने क्या कहा, इसने सिर्फ यही सिंपली ये कहा कि मैट्रिक्स को मैट्रिक्स फॉर्म में बनाना है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को आर क्यूब के ऊपर स्टैंडर्ड बेसिस के लिए, ठीक है। E1 E2 E3 हो गया, फिर उसके बाद ट्रांसफॉर्मेशन ये है मेरी, तो फिर मैंने इसमें क्या किया, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ E1 क्या हो जाएगा, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 1 0 0 मैंने स्टैंडर्ड पुट कर दी इसमें वैल्यूज, और डायरेक्ट मेरी क्या आ जाएगी मैट्रिक्स आ जाएगी वहां से। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है इन्होंने, आई थिंक हाँ ठीक है। तो देखिए लेट टी बी ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ आर क्यूब इंटू आर क्यूब से आर क्यूब पे ट्रांसफॉर्मेशन देगा, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्स वाई जेड इक्वल टू एक्स माइनस वाई प्लस 2z 2x प्लस वाई माइनस एक्स माइनस 2y प्लस 2z, देन रैंक एंड नलिटी ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। रैंक और नलिटी मेरे को निकालनी है, ठीक है। तो इसके लिए देखिए गाइस मैं क्या करूंगी, तो गाइस देखिए हमें पता है कि सबसे पहले तो ट्रांसफॉर्मेशन ही लिख लो, तो जो ट्रांसफॉर्मेशन हम लिखेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन क्या है टी ऑफ एक्स वाई जेड ये दे रखा है, और मेरे को रैंक नलिटी वाले ये थ्योरम लगानी है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर मेरे को रैंक पता चल जाता है, अगर मेरे को रैंक पता चल जाता है तो सिंपली मैं क्या कर दूंगी, उसको अप्लाई कर दूंगी। तो मेरे पास ये ट्रांसफॉर्मेशन दे रखी है, तो सीधा क्या है रैंक निकालने के लिए जो ये वेक्टर की फॉर्म में दे रखा है, तो मैं इसको 3x3 के मैट्रिक्स की फॉर्म में बना सकती हूँ ना। तो कैसे करूंगी इसको, देखिए 1 -1 2 जी सॉरी गाइस एक मिनट, नेक्स्ट अपना क्या दे रखा है इन्होंने 1 -1 2 है, दूसरा मेरे को दे दिया कि 2 1 0। नेक्स्ट क्या हो जाएगा -1 -2 और 2। तो देखिए गाइस एक मैं आप लोगों को ये भी बता दूं, जैसे एक ये मैंने ऐसे लिख दिया, या मैं इसको ना ऐसे भी लिख सकती हूँ कि इसका ट्रांसपोज कर दूं मैं 1 -1 2 लिख दिया, 2 1 0 -1 -2 2, ठीक है। तो
मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर मैं ना, जैसे कई बार क्या होता है, किसी बुक में लिखा होता है, कहीं पे लिखा होता है कि इसको कि एज इट इज लिख देते हैं, किसी में इसमें क्या होता है कि ये किसी में ये रो बनाई होती है, किसी में कॉलम बनाया होता है, तो गाइज उस पे रैंक पे थोड़ा है ना फर्क पड़ेगा, रैंक पे नहीं फर्क पड़ेगा इससे मैट्रिक्स के। तो फिर गाइज मैं जब इस पे है ना ऑपरेशन अप्लाई करूंगी, ऑपरेशन मान लिया अगर मैं यहाँ पे अप्लाई करती हूँ, देखिए कौन, देखिए गाइज मैंने ऑपरेशन अप्लाई किया है यहाँ से कि आर आर टू को मैं रिप्लेस कर दूं आर वन प्लस आर टू से, आर वन प्लस आर टू को ऐड करके, ठीक है। आर थ्री को मैं रिप्लेस कर दूं आर थ्री माइनस टू आर वन, तो मेरी क्या बन जाएगी मैट्रिक्स। और ये जो हम कर रहे हैं वो किसके लिए कर रहे हैं, रैंक निकालने के लिए। तो फिर मैट्रिक्स मेरी क्या बन जाएगी यहाँ से, 1 0 0 2 3 -4 -1 -3 और -4, ठीक है। इसमें अभी एक बार मैंने R2 का ऑपरेट किया, अब मैं क्या R3 का कर लेती हूँ यहाँ से। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, देखिएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा। इसके बाद एक और ऑपरेशन, ये मैंने दोनों ऑपरेशन अप्लाई कर दिए हैं, R2 और R3 वाले। अब नेक्स्ट मेरे को क्या करना है, मेरे को अब इससे आगे भी देखते मैं सोल्व हो पा रही है, क्यों नहीं हो पा रही, क्योंकि देखिए यहाँ पे जो है 3 और -3 है, यहाँ पे -4 और यहाँ पे क्या है 4 है। तो अगर मैं यहाँ पे ऐसा करूँ कि जो थर्ड रो है, थर्ड रो को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं और सेकंड रो को मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूं और दोनों को ऐड कर दूं, तो मेरा क्या हो जाएगा, बात बन जाएगी। तो देखिए गाइज मैं डायरेक्ट कर रही हूँ यहाँ पे, आप लोग करके देख लेना, या फिर आप यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं। यहाँ से मुझे क्या मिल रहा है, अब मेरे को पता है कि यहाँ हम यहीं पे ही छोड़ेंगे। क्यों छोड़ेंगे, क्योंकि मेरे को पता है कि यहाँ पे दो रो क्या है कि एक तरीके से सेम होगी। इन दोनों को मैं जब क्या करूंगी, अगर मैं इन दोनों पे ऑपरेशन अप्लाई करके, जैसे मान लिया मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई करूँ, इसको 4 से मल्टीप्लाई करूँ, फिर ऐड कर दूं, एक रो बना दूं, तो एक तो अपनी क्या हो जाएगी। या तो फिर इसमें ऐसे कर देते हैं कि दोनों क्या सिमिलर ही, इसी इधर से मैं 3 कॉमन ले लूँ, इधर से मैं 4 कॉमन ले लूँ, इधर से या -3 कॉमन ले लूँ। तो यहाँ से कॉमन लेने के बाद देखिए मैं करके दिखा रही हूँ आप लोगों को कि क्या आ जाएगा, 1 2 -1 और नेक्स्ट क्या होगा। तो देखिए गाइज मैंने क्या किया यहाँ पे R2, इसमें मैंने क्या किया, ये बड़ा आइडिया लगाया मैंने, वो बड़ा भी ठीक है कि इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो और फिर दोनों को ऐड कर दो, तो मेरी एक रो तो 0 हो ही जाएगी, है ना, और दूसरी एक नॉन जीरो रहेगी, तो रैंक 2 आ जाएगा यहाँ से भी। लेकिन फिर मैंने उसमें थोड़ा सा लंबा हो जाता है कि 4 से मल्टीप्लाई करें, 3 से मल्टीप्लाई करें, थोड़ा टाइम बचाने के लिए हम क्या कर देंगे, मैं R2 से R2 को मैं रिप्लेस कर दूं R2/3 से, तो यहाँ क्या हो जाएगा 1 -1। फिर मैं R3 को भी सेम रिप्लेस कर दूं R3/4 से, क्योंकि यहाँ पे 4 एलिमेंट ये हो गया। अब मैं क्या करूं, अगर मैं इधर इन दोनों को, अगर मैं R3 को क्या लिख दूं, अगर मैं नेक्स्ट ऑपरेशन अप्लाई करूं, R3 को मैं क्या कर दूं R3 + R2, अगर मैं ये अप्लाई कर दूं तो मेरा क्या आ जाएगा, R3 क्या हो जाएगा मेरा, सीधा ही 0 0 हो जाएगी ना मैट्रिक्स। देखिए कैसे, अब मेरे को पता है यहाँ पे, तो 1 2 -1, क्योंकि इसका तो रोल ही नहीं है। दूसरी बात क्या हो जाएगी, 0 1 -3, क्योंकि R3 में दोनों को ऐड करके लिखना, तो फिर क्या हो जाएगा 0 0। तो यहाँ से जो मैट्रिक्स, सॉरी, यहाँ से जो रैंक आएगा, यहाँ से जो रैंक आएगा, रैंक ऑफ मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा। अब मेरे को पता, अब नेक्स्ट थिंग क्या है इसमें, अब मेरे को ये पता होना चाहिए कि v की वैल्यू R3 से R3 है। तो अब देखिए बिल्कुल सिंपल हो जाएगा, नलिटी निकालने मेरे को। अब मेरे को पता है कि डायमेंशन ऑफ v इक्वल टू रैंक ऑफ t प्लस नलिटी ऑफ t। तो डायमेंशन तो 3 है, रैंक 2 आ गया, नलिटी कितनी बच जाएगी, तो यहाँ से जो आई नलिटी ऑफ t कितनी होगी, 1 होगी। तो देखिए गाइस ऑप्शन है क्या कोई यहाँ पे, 1। रैंक और नलिटी पूछ रखा, अच्छा दोनों ही पूछ रखे हैं, रैंक और नलिटी। रैंक तो 2 है, नलिटी 3 है, तो ऑप्शन कौन सा आ गया, 3। तो इसमें क्या करना था, कुछ नहीं, तो इसमें कैलकुलेशन ही थी। सबसे पहले जो मेरे को ट्रांसफॉर्मेशन दे रखी है उसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे, और उससे हम क्या करेंगे, रो कॉलम फॉर्म में बना के हम जो इसको जितनी रिड्यूस होगी हम उतना रिड्यूस करेंगे, ताकि हम रैंक फाइंड आउट कर सके, ठीक है। रैंक आते ही नलिटी भी मिल जाएगी, ठीक है गाइस। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमें देखा है कि क्या है इसमें, नेक्स्ट क्वेश्चन देगा, लेट C01 बी द सेट ऑफ ऑल कंटिन्यूअस फंक्शन। ये कह रहे सभी कंटिन्यूअस फंक्शन का सेट दे रखा है इन द इंटरवल 0 से 1, ठीक है। 0 से 1 में कंटिन्यूअस फंक्शन का सेट दे रखा है। इफ ऑन दिस सेट प्लस और मल्टीप्लीकेशन आर डिफाइंड, देन इज क्या होगा, ये फील्ड होगा, इंटीग्रल डोमेन बट नॉट फील्ड, ए ग्रुप बट नॉट रिंग, ए रिंग बट नॉट इंटीग्रल डोमेन। तो देखिएगा हमें इसने जो दिया है ना, हमें इसने दिया है कि कंटिन्यूअस फंक्शन का सेट है
ठीक है। ऑपरेशन क्या, मल्टीप्लिकेशन और एडिशन है, ठीक है, दोनों में। और कहाँ पे कंटिन्यूस फंक्शन, क्लोज इंटरवल 0 से 1 के बीच में। तो अब हमें देखना, सबसे पहले अगर मैं बात करूँ यहाँ पे रिंग की 0 से 1 पे, तो अब मेरे को पता है क्या है कि सेट ऑफ ऑल कंटिन्यूस फंक्शन, सेट ऑफ ऑल कंटिन्यूस फंक्शन। तो मेरे को क्या हुआ, अगर मैं मान लिया एफ और जी मैंने दो कंटिन्यूस फंक्शन ले लिए, तो अगर मैं दोनों का एडिशन करूंगी तो भी कंटिन्यूस होंगे, और दोनों की मल्टीप्लाई करूंगी तो भी कंटिन्यूस होंगे। ये तो हमें पता है कि कंटिन्यूटी की डेफिनेशन है ना, अगर कंटिन्यूस फंक्शन हो तो मेरे होंगे, क्लोजर हो जाएगा मेरा अंडर एडिशन मल्टीप्लिकेशन, कोई इश्यू नहीं है। अगर मेरे को जैसे रिंग प्रूव करने के लिए तो हमें क्या होता है, ये सेकंड वाली प्रॉपर्टी तो हमें करनी ही नहीं है। रिंग प्रूव करने के लिए हमें क्या होता है कि सबसे पहले जो फर्स्ट स्टेप होता है कि अंडर एडिशन क्या होना चाहिए, अपना ग्रुप होना चाहिए, अंडर एडिशन ग्रुप होना चाहिए, हो जाएगा, कोई इशू नहीं है। इसके बाद क्या एसोसिएटिव भी हो जाएगी, हम मान लें एफ जी एच और 3 कंटिन्यूस फंक्शन ले लिए तो हम कर सकते हैं एफ प्लस जी प्लस एच, क्योंकि अंडर एडिशन तो हमारा होता ही है, ये तो कंटिन्यूटी का ही रिजल्ट होता है, ये भी हो जाएगा। नेक्स्ट क्या गाइज, हमारा जो होता है आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी हमें पता है। जैसे जीरो फंक्शन ले लिया मैंने, जीरो फंक्शन है, जीरो फंक्शन को मैं किसी में भी ऐड करूँ, जीरो फंक्शन को मैं किसी में भी ऐड करूँ एज इट इज आ जाएगा, तो मेरी एडिटिव आइडेंटिटी मिल जाएगी। और जीरो फंक्शन क्या होता है, कांस्टेंट फंक्शन अपने कंटिन्यूस तो होते हैं, एक लाइन में बेसिक चलते हैं लेकिन कंटिन्यूटी तो है उनमें। तो नेक्स्ट अगर मैं यहाँ पे बात करूँ इनवर्स की, यहाँ पे बात करूँ इनवर्स की, तो मेरे को पता है कि फॉर ऑल एफ मेरे पास क्या हो जाएगा, माइनस एफ, एक ऐसा फंक्शन जरूर एग्जिस्ट करेगा, अगर मैं इन दोनों को ऐड करूँ तो जीरो फंक्शन हो जाएगा, और वो भी अपने क्या है, बिलोंग करेगा अपना। और ये ऐसे ही तो था कि अगर मैं एलिमेंट एलिमेंट और उसका इन्वर्स, एलिमेंट और उसका इन्वर्स मतलब ऐसा ही था कि ऐसे एलिमेंट से ऐड करूं कि ग्रुप की आइडेंटिटी आ जाए, तो हो गई, तो ये ग्रुप हो गया अंडर एडिशन। अब अगर मैं बात करूं यहाँ पे, अगर इसके बाद आगे की बात करूं मैं, नेक्स्ट गाइस इसमें क्या है कि अगर मैं आगे की बात करूं तो ये ग्रुप तो हो गया मेरा, ग्रुप तो बन गया। तो फर्स्ट ऑप्शन तो मेरा क्या हो गया कि अंडर एडिशन ग्रुप तो हो गया मेरा, फर्स्ट ऑप्शन नहीं, ये सी वाला। अब देख लेते हैं रिंग भी है क्या। तो अब मेरे को पता है कि जो दूसरी प्रॉपर्टी हमारी होती है कि सेम ही ग्रुप होना चाहिए अंडर मल्टीप्लिकेशन की, मतलब क्या है कि सॉरी, मतलब क्या है कि सेमी ग्रुप का मतलब ये है कि जो एक तो क्लोजर सेटिस्फाई होनी चाहिए, मेरे को पता है कि ये दोनों बिलोंग कर रहे हैं इससे, अगर मेरे ये दोनों बिलोंग कर रहे हैं इससे, तो इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन भी कंटिन्यूस फंक्शन से बिलोंग कर, मेरा कहने का मतलब है अगर दो कंटिन्यूस फंक्शन है उनकी मल्टीप्लिकेशन भी कंटिन्यूस होगी, ठीक है। और ऐसे ही मेरा क्या है कि एसोसिएटिव भी होल्ड हो जाएगा, ऐसे ही क्या हो जाएगा गाइस, एसोसिएटिव भी होल्ड हो जाएगा, करके देख लेना चाहिए आप सिंपली। तो नेक्स्ट है अपना यहाँ पे एक, फिर क्या था जो थर्ड प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी थी, डिस्ट्रीब्यूटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, ठीक है, वो भी मेरी होल्ड हो जाएगी, उसमें भी कोई समस्या नहीं होगी। तो मेरा कहने का मतलब ये कि जो सेट ऑफ ऑल कंटिन्यूस फंक्शन है इंटरवल 0 से क्लोज इंटरवल 0 से 1 में, तो ये मेरा रिंग भी बना देगा, कोई समस्या नहीं आएगी। मेरे को सबसे बड़ी समस्या यही आती कि यहाँ पे मेरे को मुझे मेन तो समस्या आती तो आइडेंटिटी में और एक इनवर्स में, वो मुझे इजीली मिल जाते हैं, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरा क्या हो जाएगा, जो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ जो C(0 1), C(0 1) क्या हो जाएगा, मेरा रिंग भी है, ग्रुप और रिंग भी है। तो अब देखते हैं, हम काटते भी चलते हैं। तो जो ऑप्शन सी है वो तो मेरा सीधा ही कट हो जाएगा। अब मेरे को देखना है नेक्स्ट स्टेप मेरा होगा, रिंग होगा, मुझे इंटीग्रल डोमेन देखना है। इंटीग्रल डोमेन के लिए सबसे पहले मेरे पास क्या होना चाहिए, C(0 1) है ना। तो ये कोमिटेटिव कोमिटेटिव रिंग विद कोमिटेटिव रिंग विद यूनिटी, ये होना चाहिए मेरे पास, कॉम्पिटेटिव रिंग विद यूनिटी। तो C(0 से 1) कॉम्पिटेटिव रिंग विद यूनिटी, अब मेरे को पता है कि कंटिन्यूस फंक्शन है, कंटिन्यूस फंक्शन में कॉम्पिटेटिव रिंग विद यूनिटी की बात करें ना, तो यूनिटी क्या हो जाएगी मेरी यहाँ पे, यूनिटी 1 होगी। क्योंकि यूनिटी क्या होता है, यूनिटी वो एलिमेंट होता है, ऐसे नहीं होता, याद याद तो गए आप लोगों को, ई इज सेट टू भी, इसको मैं यूनिटी बोलूंगी अगर मैं रिंग के किसी भी एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई कर दूं इसको, तो एज इट इज मेरे को एलिमेंट मिल जाए। तो कंटिन्यूस फंक्शन में तो क्या हो जाएगा, 1 है ना, जो वो मेरा यूनिटी मिल जाएगी। अब कॉम्पिटेटिव की बात करें तो अब मेरे को पता है कि दो फंक्शन मैंने कंटिन्यूस फंक्शन की मल्टीप्लाई कर दी, तो वो मेरे, अगर मैं उनको एफ इंटू जी करूँ या जी इंटू एफ करूँ तो उससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो मेरा क्या हो जाएगा यहाँ से, सी
जो कंटिन्यूस फंक्शन का जो सेट है वो क्या हो जाएगा, CRU, कॉम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी। मिल गया। अब मेरे को इंटीग्रल डोमेन के लिए मेरे को क्या चाहिए कि मान लिया मैंने ये ले लिया, अब मुझे देखना, मैं मेरे दिमाग में ये होना चाहिए कि मैं एक एफ में नॉन जीरो फंक्शन लूँ, कंटिन्यूस फंक्शन लूँ, दूसरा भी मैं जी नॉन जीरो कंटिन्यूस फंक्शन लूँ। अगर मैं एफ इंटू जी जीरो प्रूव कर देती हूँ, एफ इंटू जी अगर मैं जीरो प्रूव कर देती हूँ तो मेरा ये इंटीग्रल डोमेन नहीं होगा। ठीक है, तो देखिए मैंने एफ जो फंक्शन उठाया, एफ जो फंक्शन उठाया मैंने उठाया 1/2 माइनस एक्स, ये लिया जब एक्स किस किस के बीच में है, वो है 0 से हाफ के बीच में। और जीरो कब लिया मैंने, जीरो मैंने माना हाफ से 1 के बीच में, क्योंकि मेरे को 1 से 0 से 1 के बीच में लेना है। नेक्स्ट मैंने लिया जी, जी को मैंने इस तरीके से लिया, ऊपर तो मैंने जीरो ले लिया, जीरो किसके लिए लिया मैंने, 0 से हाफ के बीच में। और यहाँ पे ले लिया मैंने सॉरी, यहाँ पे जब मैं फंक्शन यहाँ पे डिफाइन किया मैंने आगे, तो आगे मैंने फंक्शन डिफाइन किया x माइनस हाफ। ठीक है, ठीक है, ये डिफाइन कर दिया कहाँ पे, हाफ से 1 के बीच में। तो एक ये इक्वेशन है, एक ये इक्वेशन है, तो दोनों फंक्शन मेरे नॉन जीरो हैं, दोनों कंटिन्यूस फंक्शन मेरे नॉन जीरो हैं। तो वही तो था ना, अगर इंटीग्रल डोमेन अगर मुझे देखना है तो सबसे पहले तो मैं उसके दो नॉन जीरो एलिमेंट उठाऊंगी। तो एफ और जी मैंने दो नॉन जीरो एलिमेंट उठा लिए, लेकिन मैं जब एफ इंटू जी करूंगी, एफ इंटू जी करूंगी तो मेरा जीरो आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, अब जो इस इंटरवल की बात है, जीरो से हाफ के बीच में, जीरो से हाफ के बीच में, इन दोनों की मल्टीप्लाई करूंगी तो जीरो आ जाएगा। फिर क्या आ जाएगा, हाफ से 1 के बीच में, हाफ से 1 के बीच में इन दोनों की मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरा क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। तो विच इम्प्लाइज क्या हो जाएगा, नॉट इंटीग्रल डोमेन, नॉट इंटीग्रल डोमेन। क्यों, मैंने ये दोनों नॉन जीरो कंटिन्यूस फंक्शन लिए, दोनों नॉन जीरो कंटिन्यूस फंक्शन लिए जब मैंने, तो फिर मेरा क्या हो जाएगा, तो मेरा ये आ रहा है कि नॉन जीरो कंटिन्यूस, सॉरी नॉन जीरो लेकिन कंटिन्यूस फंक्शन लिए, लेकिन उन दोनों की मल्टीप्लाई क्या आ गई, जीरो आनी क्या चाहिए थी, नॉन जीरो, तो नॉट इंटीग्रल डोमेन। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो गया गाइस, ऑप्शन इज डी, रिंग तो है बट नॉट इंटीग्रल डोमेन। ये कह रहा है कि इंटीग्रल डोमेन तो है ही नहीं। अब ए ऑप्शन क्यों कट गया, अब मेरे को पता है कि अगर नॉट इंटीग्रल डोमेन, अगर इंटीग्रल डोमेन नहीं है विच इम्प्लाइड नॉट फील्ड, तो फील्ड भी नहीं होगा, इसकी भी गारंटी है। ठीक है, तो फिर मेरा ऑप्शन ए भी गलत हो गया। ठीक है, तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो गया। ठीक है guys, ये अच्छा क्वेश्चन है कि अगर हमें सेट ऑफ कंटिन्यूस फंक्शन दे रखा है, तो हमें ये सेट ऑफ कंटिन्यूस फंक्शन दी, तो गाइज मुझे प्रूव करने में इतना टाइम लग गया, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है। सेट ऑफ कंटिन्यूस फंक्शन आप अंदर ही अंदर दिमाग में सोचते रहो कि हाँ इसको मैं कैसे कर सकता हूँ, ये मेरे को पता है कि रिंग तो हो जाएगी। रिंग रिंग में इतना आपको इतना लिखने की जरूरत नहीं है, फटाक से दिमाग में कैलकुलेशन करो, इसकी एडिटिव आइडेंटिटी हो जाएगी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हो जाएगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, यूनिटी भी मिल जाएगी मेरे को, क्योंकि सारे कंटिन्यूस फंक्शन में वन भी तो आता है। तो वन एक ऐसा फंक्शन है जो मैं किसी भी कंटिन्यूस फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई करूँ एज इट इज मुझे वही दे देगा, तो वही मेरी यूनिटी होगी। तो यूनिटी होगी तो फिर वही है, मैं एफ और जी दोनों जीरो मैंने एलिमेंट उठाए सी जीरो के, और उन दोनों की जब मैंने मल्टीप्लाई करी तो वो क्या हो जाएगी, जीरो आ गई मेरी। तो होनी नॉन जीरो चीज है, नॉट इंटीग्रल डोमेन। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा गाइस इन्होंने, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया ऑन द नंबर लाइन द सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटीज, ये कह रहा है इसे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना। तो सबसे पहले तो गाइज यही उठा लो, 5 प्लस एक्स ग्रेटर देन 3x माइनस 7। तो एक्स एक्स वाली टर्म एक साइड ले जाओ तो क्या हो जाएगा, 2x लेस देन, ये मैं इधर ले गई और 7 को मैं इधर ले गई 12, तो x लेस देन 6, एक तो ये आ गई। ठीक है, अब दूसरी मैं इक्वेशन उठा रही हूँ 11 माइनस 5x लेस देन इक्वल टू 1, तो फिर क्या हो जाएगी, -5x लेस देन -10। तो अगर मैं यहाँ से मल्टीप्लाई करूँ तो x ग्रेटर देन किससे हो जाएगा, 2 से, क्योंकि माइनस से, अगर मैं माइनस से एक बार और मल्टीप्लाई कर दूँ क्योंकि मुझे प्लस करना है तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, यही तो रूल होता है। तो अब देखिए मेरे को क्या करना है कि लेस देन x होना चाहिए, 6 लेस देन 6 होना चाहिए लेकिन 6 इंक्लूड नहीं है, ग्रेटर देन 2 होना चाहिए लेकिन 2 इंक्लूड है। तो कौन से ऑप्शन में देखिए ऐसे बन जाएगा ना, अगर मैं बात करूँ यहाँ से 2 3 4 5 और 6, ठीक है, तो 6 तो इंक्लूड नहीं है, इधर होगा 6 से तो छोटा होना चाहिए और 2 से बड़ा होना चाहिए, लेकिन 2 इंक्लूड है। तो कौन सा ऑप्शन है गाइज,
2 इंक्लूड हो और 6 इंक्लूड ना हो, तो ऑप्शन इज बी। ठीक है, होप सो यू लाइक द सॉल्यूशन। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।